सोच सोच के न जाने इनकी बेटी कहाँ चली गई है। हर जगह तलाश कर थक हार कर हम इस नतीजे में पहुंचे कि पुलिस स्टेशन में ही रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए। पुलिस के रिकॉर्ड में भी फाके को नामालूम करा दिया गया। फाके का किसी से न पता लग सका। जान पहचान वाले सारे लोगों को इत्तला दे दी गई कि फाके का पता लगाए। इस हद तक हमारे खानदान के रिश्तेदार भी दूसरे शहरों में जाकर फाके को तलाश करने के नए नए तरीके आजमाते, पर किसी से पता नहीं चल पा रहा था उसे आसमान खा गई या जमीन निकल गई। इसके होने वाले ससुर वालों ने भी लग करा दिया। अच्छा लगा था, फाके को हर कोशिश नाकाम होती चली गई। रिश्तेदार के तमाम दारों को भी इत्तला दे दी गई, पर वो सब भी नाकाम हो गए। मोहल्ले वाले अजीब किस्म की बातें करते, कहीं आपकी बेटी शायद किसी और के साथ घर बसाना चाहती थी, वगैरह वगैरह। हफ्ते गुजर चुके थे, सास ने बिस्तर पकड़ दिया था, जबकि ससुर भी इस थाने के कभी इस थाने में भटक रहे थे। वहाँ से हम दिन रात एक कर चुके थे। कई रातें वो घर न आता। इनकी आंखें थकावट से सुर्ख हो चुकी थी, मगर फाका तो यही गैम हुई थी कि अभी तक इसका पता नहीं चला था। कौन तक इस पर शक करते पुलिस भी अब की केस हाथ से छुड़वाना चाह रही थी। खाला के दिन ब दिन गिरती तबीयत ने इन बिस्तर पर मुर्गिया पर लेट दिया। वो सारा दिन रोती रहती और अपनी बेटी जलने पर दुआ करती। यूं ही रोते रोते एक दिन दुनिया से चल बसी। फाका का सदमा फिर खाला के जाने का दुख हम पर पहाड़ बांधकर टूटा। मेरी खाला का सोम था जिस दिन मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, मगर तकलीफ व ज़ब्त की हद तक पार हुई जब सारम ने एक बार भी अपनी बेटी को गोद में उठाना तो दूर को देखा भी ना था। मुझे शदीद दुख हुआ था, मगर खैर इनको बदलना अपनी बेटी के मिल जाने पर दुआ करती रहती। यूं ही रोते रोते वो एक दिन दुनिया से चल बसी। फाके का सदमा और फिर खाला के जाने का दुख हम पर पहाड़ का टूटा। मेरे खाला का सोम था जिस दिन मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, मगर तकलीफ से तब पार हुई जब सारम ने एक बार भी अपनी बेटी को गोद में उठाना ना तो दूर देखा भी ना था। शदीद दुख हुआ था, मगर खैर इनको बदलना मेरे बस की बात नहीं थी। कब वक्त गुजरता गया और एक साल बीत गया, फाके का कुछ पता न चला। कभी थक हार कर अपनी जिंदगी में मसरूफ होने लगे। ससुर अपने कमरे में ही बंद रहा करते। इनकी जिम्मेदारी भी अब मुझ पर थी। सारम तो कभी कई दिन घर ही ना आया करते। एक रोज मैंने ससुर को दवा दे रही थी, तभी इनके हाथ से गिलास छूटा और मुझ पर गिर गया। मेरे कपड़े गीले हो चुके थे। उन्हें दवा देकर मैंने अपना दुपट्टा झाड़ने के लिए सीधा किया, तभी सारम वहां आ गए। फिर जो मुंह में आया वो बोलने लगे और मेरे ससुर हैरानगी से उसे देखने लगे। अच्छा था मेरे पीठ पीछे यहाँ से गुल खिलाए जा रहे हैं। बदकदार औरत, इतना कहकर सारम ने मुझे थप्पड़ दे मारा। मैं अपना तो तवाज़ुन बरकरार ना रख पा सकी। बिस्तर पर ससुर के कंधे पर जा लगी। सारम को मजीद गुस्से आया, फिर तमाम हाथ लगाते चले गए। रुक इनके कदमों में गिर गई। इनके लफाज में रूह फना कर रहे थे, मगर तभी ससुर एक मुल्की से चीख कर आवाज आई। हमने पलट कर देखा तो वो बिस्तर से लटक रहे थे। सारम एक हकारत ज़्यादा नजरों से डालकर वहां से चले गए और मैं ससुर को उठाने लगी। उन्हें कहीं आवाज में दी, मगर वो मुझे तमाशबुर करते वहां से बाहर निकल गए। इतनी गिरी हुई सोच के मुझे बिल्कुल भी उम्मीद ना थी। मेरे ससुर हार्ट बीट से वफात पा चुके थे, मगर सारम ने इनके जनाजे में भी शिरकत नहीं की थी। खानदान ने भी कई बातें उछाली। मैंने और मेरी बेटी अब घर में अकेली हो चुकी थी। पता नहीं लिखा था हमारे नसीब में, कुछ समझ नहीं आ रही थी। कुछ दिन बाद मैं बेटी को मुलाजिम के पास छोड़कर बाजार से कुछ चीजें खरीदने के लिए गई तो वहाँ मुझे काली चादर में अपना आधा चेहरा छुपाए एक लड़की नजर आई। उसे देखते ही मैं पहचान चुकी थी कि इतने सालों बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदली थी। मैंने जल्दी से इसका पीछा करते हुए इसको आवाज दी, मारिया रुको, मैं हूँ सबा। मेरी आवाज सुनकर वो एक पल को रुकी, मुझे यूं ही देखकर जैसे जानती ही ना हो, और फिर बोली कि मुझसे दूर रहो, यही आपके लिए अच्छा है। मगर ना मानी। उसे बाजू से पकड़कर करीब रेस्टोरेंट में ले गई। वो वहां से रुकना नहीं चाहती थी, मगर शायद दुनिया की नजरों से भाग कर वो भी थक चुकी थी। मैंने उससे पूछना शुरू किया, आखिर शादी के 2 माह बाद वो क्यों अपने शोहर को छोड़कर भागी थी।
उसे एक बार भी घर वालों की इज्जत का ख्याल न आया। मारिया मेरी बेरी नन थी, जिसका नाम लेने की इजाजत भी हमारे ससुराल में किसी को नहीं थी। वो अभी शादी के 2 माह बाद ही बिना कुछ बताए भाग गई थी। मेरी बात सुनकर वो फीकी सी मुस्कुराई और बोली, इज्जत का ख्याल था तभी तो भागी आई थी। मुझे इसके बाद का मतलब नहीं समझ आया। मैंने इसके आगे हाथ जोड़े, खुदा का वास्ता बस कर दो इस राजदारी को। पहले तो तुम अपने फाका दोनों ही अपने माँ बाप का तमाशा बनवा चुके हो। पहले तक तो खाला और खालू को मौत के मुंह तक पहुंचाया, फिर तुम्हारी छोटी बहन फाका जो शादी वाले दिन न जाने कहाँ गायब हो गए। तुम दोनों की वजह से आज खाला और खालू गट गट के मर गए हैं। मारिया ने खामोशी से सब सुनती रही, फिर बोली कि वो मेरी वजह से और सारम की वजह से मरे हैं। आज हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा शोर है। मारिया रो पड़ी थी, कहने लगी, चलो आओ, तुम्हें मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं इसके साथ नामालूम रास्ते पर चल पड़ी। वो मुझे एक घर में ले गई। सामने 2 बच्चे खेल रहे थे। मारिया को देखकर इसने अपनी लाई गई चीजों लेकर खुश हो गए। ये तुम्हारे बेटे हैं? मारिया मैंने सवाल किया तो मारिया ने बोली कि हाँ मेरे बेटे हैं, मगर जानना नहीं चाहोगी इनका बाप कौन है? इसके सवाल पर ही मैंने तजस्सुस भरी नजरों से उसे देखने लगी। मारिया मुझे एक कमरे में ले गई। इस कमरे में लगी तस्वीर देखकर मुझे पहले तो हैरत हुई, मगर फिर मेरे होश उड़ गए। वहां पर इनकी गिनती तस्वीरें मौजूद थी, जो जिनमें सारम और बच्चे खड़े थे। एक तस्वीर में इन बच्चों के साथ मारिया भी मौजूद थी। तो क्या सारम जानते थे कि तुम यहाँ रहती हो, यहाँ तुमसे मिलने आते रहते हैं? मेरे सवाल पर वो मुझे देखकर जो बोली, उससे सुनकर मुझे मरना ज्यादा आसान लगा था। इसने कहा, सबा ये बच्चे किसी और के नहीं बल्कि सारम के हैं, और ये तस्वीरें इसने अपने बच्चों को साथ ली हैं। मारिया के लफाज सुनकर मुझ पर सख्त तारी हो गया। मैंने जनाए हुए दारे थप्पड़ मारे के मुंह पर मारा था। वो थप्पड़ खाकर हंस दी और कहने लगी, मारो और मारो, मुझे एक किस्मत के हाथे रोज मरती हूँ। तुम्हारा और बदकदार नदानी शोहर कुछ देर बाद यहाँ फिर आएगा। पहले मेरे वजूद को गर्म सलाखों से जलाएगा, मुझे जिल्लत देगा, और फिर मुझे अपनी बीवी की हैसियत से इतनी इज्जत देगा कि मैं पल पल मौत मांगूंगी अपने रब से, मगर शायद वो जो 8 साल से नहीं मिली वो अब भी नहीं मिलेगी। देखो मेरा वजूद हर जगह कच्चे जख्मों से भरा पड़ा है। आज फिर इस जख्मों पर और जख्म देकर फिर रूह की धज्जियां उड़ाएगा। तुम्हारा शोर इसका जिस्म जगह जगह से जख्म लुदा था, खून रस रहा था, तो कई छाले बने थे। मैं बहुत बनी सब कुछ देख रही थी। मेरा गुनाह ये है कि मेरा सारम जैसे शख्स की बहन बनकर पैदा हुई। इसकी नजर मुझ पर तभी से खराब थी जब वो बालग हुआ। मैं पहले नजरअंदाज करती रही, मगर वो वक्त गुजरने के साथ साथ इतनी हद फैलाने लगा कि नींद की गोलियां देकर मेरा इज्जत लूटता रहा। और एक हार जब मुझे पता चला तो अम्मी अब्बू को बताना चाहती थी, मगर जानती हो उसने मुझे क्या धमकी दी? वो कहने लगा, मुझे तुम में से किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं। अगर मेरी बात ना माने तो मैं फाके का भी यही असर करूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम सबकी प्राइवेट रूम वीडियो खुफिया कमरे में रिकॉर्ड कर यूं ही पूरी दुनिया में फैला दूंगा। मुझ पर तो बात नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ। सब तुम लोगों को गलत कहेंगे, ये याद रखना। मैं फाके की इज्जत की खातिर सब सहती रही। शुक्र अदा किया जब मेरा रिश्ता आया, मैंने हाथ कर दी, मगर भाई मुझ पर फिर भी डरता धमकाता, तुम सिर्फ मेरी मलकियत हो। मेरी शादी हो भी गई तो मगर एक रोज सारम ने मुझे घर से बाहर बुलवाया और लेकर फरार हो गया। वो दिन ये दिन मैं इनकी गुलाम हूँ। वो मुझे मेरी शादी करने की इज्जत देता है, मुझे रोज मारता है। मैंने कई बार खुदकुशी की, मगर हर बार उसने बचा लिया। जहर की शिद्दत में एक रोज नकाह हो गया, मगर मैं आज भी जिंदा हूँ। और इन बच्चों की परवरिश के लिए मैं मारिया की बात सुनकर इसके गला लगकर रोने लगी। मुझे सुनकर इतना खराब महसूस हुआ था इन बेचारे पर, तो ये सब बेतहा था। वो कहने मजीदन कशाफ करते हुए बोली कि मेरे वजूद को दगजार करके अब इस दरिंदे का रुख फाके की जानब था।
اب وہ اسے بھی بری نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ یہ بات تو مجھے سارم نے ہی بتائی، اس لیے کسی طرح میں نے فاقے کو نمبر نکالا اور اسے کال کی، اور میرے ساتھ جو بھی ہوا میں نے سب کچھ فاقے کو بتایا۔ جس دن سن کر اس کی حالت وجود ہوئی، وہ سب کچھ سامنے بھی، مگر جانتی ہو سارم نے اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر مہندی کی آدھی رات میں وہ یہاں آیا اور دروازے پر دستک ہوئی۔ جب کھلا تو سارم نے فاقے کو دھکے سے اندر دھکیل کر زمین پر گرا دیا، پھر دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ ہمارے اوقات میں اس کی نظروں میں جانوروں سے بھی ہے۔ میں اتنا سن کر سارم کو بدتحاشا بد دعا دینے لگی۔ مطلب اب فاقہ بھی سارم کی درندگی کا شکار ہو چکی تھی۔ میں نے ماریا سے پوچھا، مگر اس نے کہا اس رات میں فاقے کو دیوار پھلانگ کر گھر سے بھگا دیا تھا اور اس کا ظلم وسطم سہنے نہیں دے سکتی تھی۔ فاقہ خاموشی سے اس لڑکے سے نکاح کر کے اب دوسرے شہر میں جا چکی تھی۔ اس بات کا راز اس لیے رکھا گیا تاکہ سارم وہاں بھی نہ پہنچ سکے، مگر سارم فاقہ کو بھگانے کی سزا اب مجھے روز مار کر لیتا ہے۔ میاں سن کر اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ کتنا کچھ سہ لیا تھا۔ ماریا نے کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ سارم کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے ایک طرف جا کر چھپ گئی۔ وہ اندر آیا اور آتے ہی ماریا کو بچوں کے سامنے تھپڑ مارتے ہوئے ڈانٹنے لگا۔ اس کے غلظیہ الفاظ سن کر میرے دل چاہا سارم کا منہ نوچ لوں۔ اس نے بے حرمتی کی پاکیزگی رشتوں کی اس گھر آئے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ بجا۔ سارم نے چونکتے ہوئے مجھے نہیں کھولا تو سامنے پولیس تھی۔ مجھے چھپانے کا جو راستہ نہیں بنتا تھا۔ میں سارم کے سامنے آ گئی۔ وہ مجھے اور پولیس کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا۔ وہ یکا تک ہمیں اکھلا کر دیکھنے لگا۔ وہ پکڑا تو جا چکا تھا، مگر اس کی زبان ابھی تک مکھشی بک رہی تھی۔ وہ ماریا اور مجھے طرح طرح کے لفظ سے نواز رہا تھا۔ پولیس کنسٹیبل باہر کر اب اپنے سالے جا چکے تھے۔ ماریا زمین پر گری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ دونوں معصوم بچوں اس کے سارے منظر ڈر کر ایک کونے میں کھڑے رو رہے تھے۔ میں اسے لے کر واپس گھر آ گئی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ فاقہ کو بھی شہر سے بلوا لیا۔ میرے والدین بھی حیدرآباد سے آ گئے۔ بس اس واقعے پر سبھی کی زبانیں ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ سارم کے خلاف گواہی اسے اب تک عمر جیل میں سڑنے کے لیے کافی تھی۔ خالہ اور خالو تو صدمے سے چل بسے۔ اگر وہ آج زندہ بھی ہوتے تو یہ جان کر انہوں نے دوسری سانس بھی نہیں لینی پانی تھی۔ راز بھی کھل گئے تھے۔ ماریا فاقے کو بھی مل چکی تھی، مگر نہ حالات پہلے جیسے رہے تھے، نہ خوشیاں۔ اب تو صرف سانس لینا باقی بچا تھا، اپنے لیے نہیں تو بلکہ اپنی اولاد کے لیے۔